गुलाब चंद भाई साहब को। सम्मानीय अग्निबंधु, अग्निबंधु का शब्द समझते होंगे आप, क्या होता है? जोर से बोलो। भाई बहन। सम्मानीय रोहती जी जो इस पुण्य कार्य में लगे हुए हैं, शिक्षा जीवन का आधार, राष्ट्र का आधार भी है। हमारे संस्कार और संस्कृति की रीढ़ शिक्षा है। ऐसे कार्य में लगे हुए उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सब इस कार्य में पावन पुनीत राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षित होकर के और राष्ट्र और समाज को सुसंस्कारकों से ओत-पोत करके और परम वैभव तक पहुँचाने का आप कार्य करेंगे, इसलिए आपका भी हृदय से धन्यवाद। और इस कार्य को, इसकी मध्यस्थता करने वाले हमारे सम्माननीय महेश पटले जी, जिन्होंने लंबा समय समान सेवा में व्यतीत किया और माध्यम दूसरा हो सकता है लेकिन लक्ष्य वही है, समाज को सामर्थ्यवान बनाना। तो उस पुनीत कार्य में जन अभियान परिषद के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। सुदूर जंगलों में, वनों में हमारे क्षेत्रवासियों का, उन ग्रामों तक समितियां बना करके उनमें एकता और एकता का भाव पैदा करने का विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। ऐसे महेश जी के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में, जैसे कि महेश जी ने बताया उनके बारे में, और मैं भी लंबे समय से उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। अविनाश शर्मा जी ग्वालियर से है और 400-500 किलोमीटर खुद अपनी गाड़ी चला करके यहाँ पहुँचे। व्यवसाय उनका ठेकेदारी का है, महेश जी ने बताया। घर में अकेले हैं, माता पिता की एक ही संतान है, शिक्षा दीक्षा बाहर हुई। लेकिन कार्य, जब जीवन में व्यक्ति कार्य का चयन करता है, कुछ ना कुछ उसके सामने एक संकल्प और एक लक्ष्य खड़ा होता है। और उस स्थिति में आज आप हैं भाई बंधु कि आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन का तय करना है। और जीवन में तय करना है तो कहीं जाकर के विवाहित होंगे, परिवार को बसाना है। परिवार के बसाने के साथ साथ आपके लिए जीवन में अपनी आय के स्रोत के लिए कुछ करना है। उन वृद्ध माता पिताओं के लिए जो खाट पर बैठे हो, वृद्ध अवस्था में हैं और ऐसा जमीन से पैसा पैदा करके, खून पसीना बहा करके, गाय माता की सेवा करके, जमीन की सेवा करके आपको 2 वक्त की रोटी देते हैं, साथ में आपके स्कूल की फीस देते हैं, आपके लिए खर्चे के लिए पैसे देते हैं। लेकिन ये अवस्था अब उनकी ढलान की ओर है और आप उगते हुए सूरज हैं, वो डूबते हुए सूरज हैं। तो जब डूबता है सूरज तो एक अंधेरे की छांव पड़ती है। उस छांव के वक्त जब अंधेरे की छांव पड़ती है तो एक दीपक की आवश्यकता पड़ती है और उस दीपक के रूप में आप वो कार्य करने वाले हैं। इस बात की आपको चिंता सदैव अपने मन मस्तक में रहना चाहिए। तो ऐसे कार्य को लेकर के अविनाश शर्मा जी ने भी एक संकल्प लिया कि व्यवसाय तो मेरी ठेकेदारी का है, उस ठेकेदारी के कार्य में भी समान सेवा है। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। कई व्यवसाय होते हैं लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं कि आय के साथ साथ परिवार का भरण पोषण तो होता ही है, साथ साथ हजारों समाज के बंधुओं का भी चेहरों पर वो मुस्कान लाने का प्रयास होता है, जिससे कि उनके परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति एक मजबूती के रूप में खड़ी हो। और वो कार्य चयन किया तालाब बनाना, डैम तालाब बनाना। और तालाब वहाँ बनते हैं जहाँ पानी का अभाव होता है, जहाँ किसान को व्यवस्थित जमीन के लिए पानी नहीं मिलता, जहाँ उसका 10 क्विंटल अनाज पैदा होना है वहाँ वो 2 क्विंटल से अपने परिवार को चलाता है। जब उस किसान के यहाँ 10 के स्थान पर 20 क्विंटल अनाज होगा तो उसके परिवार में संपन्नता आएगी कि नहीं आएगी? और जब संपन्नता आएगी, उसके पास पैसा आएगा तो उसके परिवार के बाल गोपालों पर, बच्चों पर एक मुस्कान होगी।
और जो मुस्कान होगी उसको आयु बढ़ाने वाला उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। परिवार में प्रसन्नता सबसे बड़ी औषधि है। विदेशों में तो इंजेक्शन लगा करके मुस्कुराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम तो चार बैठ करके जमीन पर ही मुस्कुरा करके अपनी मन की प्रसन्नता को प्रकट कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कार्य कर रहे हैं और ऐसे कई जिलों में डैम बना करके हजारों चेहरों पर वो मुस्कान ला दी। वो किसान खुशहाल हो गए जिनके बाल बच्चों के लिए लंगोटी नहीं थी, पाँव में जूते नहीं थे, आज वो बढ़िया वस्त्र पहन करके बढ़िया तेल कंघी करके स्कूल जाते, अच्छे स्थानों पर पढ़ाई कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए कहीं न कहीं कुछ करने का एक विचार कर रहे हैं। हम भी उसी स्थिति में जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद वो जो कार्य कर रहे हैं, शिक्षा और विद्या में फर्क होता है कि नहीं होता? क्योंकि हमारे शास्त्र में कहीं शिक्षा का उल्लेख नहीं है। रामचरितमानस में आप उठा के देखिए तो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि विद्या प्रण गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। विद्या का उल्लेख है। तक्षशिला नालंदा जो हमारे विश्व के सबसे श्रेष्ठ विद्यालय थे, जहां चाणक्य जैसे ज्ञानी शिक्षक हुआ करते थे, वहां भी कहीं शिक्षा का नहीं, विद्या का ही उल्लेख है। और जब हम सामर्थ्यवान बनते हैं, युवा हैं, हमें तय करना है, मैंने बताया कि लक्ष्य आपको तय करना है, तो लक्ष्य कैसे तय करना है? मोबाइल से लक्ष्य की प्राप्ति होगी? नहीं हो सकती। हम अपने साथी को, हमारा साथी गरीब परिस्थिति का है, पढ़ने में कमजोर है, हम सामर्थ्यवान हैं, हमारे पास विद्या अलग है, उसके पास विद्या कम है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, पुस्तक खरीद नहीं सकता, वो 5 जोड़े आप जैसे कपड़े नहीं पहन सकता, लेकिन वो हमारा साथी है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है, हमारा पड़ोसी है, हमारा साथी है, हमारे गाँव का है, हमारे प्रदेश का है, क्षेत्र का है, देश का है। तो उसको सामर्थ्य बनाने की कला किसमें होना चाहिए? जो सामर्थ्यवान है वो नीचे वाले को उठा के अपने बराबर खड़ा करेगा, तभी तो हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। कि हम अपने से बड़े की तलाश करते रहेंगे और पीछे वाले को छोड़ते रहेंगे तो क्या समाज खड़ा हो जाएगा? क्या एक रूपता आ जाएगी? नहीं आएगी। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता हरण हो गया पंचवटी से। वो तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे, उनका नलहाल भी वहीं था पंचवटी के पास में। और सम्राट जो होते हैं, चक्रवर्ती जिनका राज्य होता है, वो अपने किसी भी राजा को फोन लगाते, अपने पिताजी के रिश्तेदार या उनके साथियों को फोन लगाते, सेना पे सेना पहुंच जाती, लंका पर चढ़ाई हो जाती और वो जीत के सीता को ले आते। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब सीता हरण हुआ तो जटायु पक्षी था, गिद्ध समझते हैं? गिद्ध के लिए छूता नहीं है व्यक्ति, उसको अछूत मानते हैं। लेकिन गिद्धराज ने यह देखा कि रावण सीता ग्रहण करके ले जा रहा है और मैं जटायु पक्षी हूं, ये निश्चित है कि रावण से युद्ध करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। चलत दशानन डोलन धरती, रावण के चलने से धरती हटती थी, समुद्र से चलता था, समुद्र रास्ता देता था। ऐसे बलकारी से मैं युद्ध करूंगा एक पक्षी, क्या जीतना संभव है? नहीं जीत सकता था। लेकिन जटायु के मन में एक संकल्प था कि आने वाले इतिहास में यह ना लिखा जाए कि एक अबला नारी का अपहरण हुआ और जटायु देखता हुआ खड़ा रहा। इसलिए इतिहास मुझे कभी ये ना कहे कि इसने धोखा किया समाज के साथ में। उस पक्षी ने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। मालूम था, हम कई बार सोचते हैं कि इससे मैं हार जाऊंगा, ये कार्य मैं कर नहीं सकता, इसलिए डर के पीछे हटते हैं। संकल्प मजबूत होना चाहिए। जब जटायु एक परोपकार के लिए अपनी जान दे सकता है, तो क्या हम अपनी समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए हमारा कुछ करने का दायित्व नहीं है क्या? निश्चित है। उन्होंने सेना तैयार की और जाकर के रावण पे विजय पाई। इसलिए हमारे जीवन का संकल्प सार्थक है, सही है, तो निश्चित तौर से आप जब भी सर्विस में जाएंगे, सर्विस करेंगे, व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, जो भी करेंगे जीवन में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यदि मुस्कुराने से जीवन कटता तो इससे सस्ता और क्या सौदा होता? ऐसा हो नहीं सकता। जीवन के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हंसने से 100 रुपए के नीचे गिरने वाले नहीं है नोट। ऐसा होता तो कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं थी। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, एक संकल्प लेके जाएं, आप परिवार बसाएं, परिवार के साथ में आपकी जिम्मेदारी, आपको संस्कार के साथ साथ उन चीजों का निर्माण भी करना है जिससे एक रूपता हो, देश मजबूत हो, समाज मजबूत हो, आप मजबूत हो। ऐसे राष्ट्र निर्माण के लिए आपके लिए सहयोग करना है।
बाकी विस्तार से आपसे विषय से संबंधित हमारे अविनाश शर्मा जी अपनी बात रखेंगे। परम आदरणीय शर्मा जी से आग्रह है कि आएँ और अपने विषय को बढ़ाते हुए हमारे युवा बंधु भगिनियों के लिए संबोधित करें। मंचासीन अतिथियों से और सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम। आप सभी कॉलेज विद्यार्थी हैं, स्कूल से भी हैं कोई? नहीं भाई साहब, यहाँ सब 12वीं की प्लस। कंप्यूटर के क्षेत्रों में आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे मेरी चर्चा, कुछ प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे और प्रश्नों और उत्तर के बीच में ही अपनी बातचीत आगे बढ़ेगी। कंप्यूटर ने एक देश में पिछले 20, 25, 30 सालों में एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी है। यानी आज से अगर जब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, उस समय जब हम 6वीं 7वीं में पढ़ते होंगे, उस समय की दुनिया में और अभी की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर आ गया। लेकिन पिछले 10 सालों में जो मैंने महसूस किया कि कोई भी, जैसे हम विज्ञान के लाभ और हानि, ये एक निबंध आता था, उसको किसी न किसी क्लास में उसे जो परीक्षा रहती थी उस पर लिखने को आता था। इसी प्रकार से कंप्यूटर और कंप्यूटर की एक मोबाइल मान लीजिए, उसी आजकल कंप्यूटर की सारी चीज़ें मोबाइल में भी आ गई हैं मैं की। तो इसके लाभ और हानि तो समझ में आया कि वर्तमान में हमारी पढ़ाई के दौरान, हमारे आम जीवन में इसके हमें या हम लाभ कम ले रहे हैं और नुकसान जीवन में ज़्यादा करा रहे हैं। आपके यहाँ 2-3 मानचित्र लगे हुए हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी कक्षाओं में भी है क्या? सब में है कि? अच्छा, तो आप सबने कभी देखा क्या इस मानचित्र को? किस किस ने ध्यान से देखा? पूरी तरीके से हाथ खड़ा करिए। देखिए, अच्छा, गुनगुनाना नहीं है, सीधा बिना गुनगुनाए मैंने पूछा, पूरा मैं मानचित्र मध्य प्रदेश का और ये भारत का किस किस ने पूरी तरीके से देखा? मेरी तरफ देख के, इस तरफ मेरी तरफ मत देखिए। पूरी तरीके से मानचित्र किसने देखा? तो बोलो नहीं देखा। कोई भी चीज़ है, अगर हम समय रहते, अगर हम अपनी कमजोरियों को या अपनी जो क्या कहें गंभीरता नहीं है हमारी, इसको हम स्वीकार कर लेंगे, तो ये मान के चलो कि बहुत बड़ी संभावना का उदय होता है यहीं से। अगर हमने कोई चीज़ अपनी, चाहे वो गलती मान ली है, क्षमा बोलते हैं ना, एक सॉरी शब्द चल पड़ा है, तो सॉरी में वो भाव पैदा नहीं होता है, मतलब एक बस बचने वाली प्रक्रिया रहती है वो। लेकिन जब हम किसी से अपनी गलती मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ईश्वर हमें प्रेरणा दे रहा होता है कि हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक है। अब कंप्यूटर के क्षेत्र में और मोबाइल में जब हम जो भी चीज़ सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का सीखने का उद्देश्य अपनी नौकरी या फिर अपने व्यापार में हम जो काम की चीज़ें हैं, कोई टैली सीखता है, कोई एक्सेल सीखता है, किसी को बिल बनाना है, किसी को जीएसटी का काम करना है, ठीक है, किसी को किसी होटल में काम करना है, यानी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने जो कोर्स हम सीखेंगे, इनका ये काम आएंगे। उस दौरान हम कितना सीखते हैं और कितना हम कंप्यूटर और मोबाइल में गैर जरूरी कामों में मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। गैर जरूरी यानी जिनका हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला,
लेकिन आप जब देखोगे उसमें टाइमर डालोगे, सेट करोगे कि हमने आजकल मोबाइलों में ये व्यवस्था रहती है कि हमने कितने समय बात की, कितने समय हमने व्हाट्सएप चलाया, कितने समय फेसबुक चलाया, कितने समय गूगल पे क्या क्या सर्च किया, ये सब चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप देखोगे कि मैंने पढ़ाई के अतिरिक्त यानी काम की चीज़ के अतिरिक्त मैंने कितना समय बेकार किया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप? तो ये सब क्यों होता है? यानी विज्ञान के हानि, यानी मोबाइल और कंप्यूटर की हानि, जबकि ये तो लाभ, यानी मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई इसके कारण। कोरोना का समय आया था, कोरोना के समय में भी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से भलीभांति चलती रही। किस कारण? कि ऑनलाइन क्लासों का एक मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से हम सब अपनी पढ़ाई से जुड़े रहे। यानी काफ़ी कुछ पढ़ाई बेकार हुई, लेकिन जो लोग इसका लाभ ले सके उनने लाभ लिया और उनका समय बेकार नहीं हुआ है कोरोना काल में। अब वर्तमान में हम देखते हैं कि मोबाइल में लोग लगे रहते हैं, जहाँ कहीं जाएं। अभी हम कल आ रहे थे ग्वालियर से, सवेरे 6 बजे 3 बच्चे भयंकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो मैंने लगा, गाड़ी रोकी, मैंने क्या कर रहे हैं, तो मोबाइल में वो कुछ एक दूसरे को बोल रहे थे, ऐसा कर ऐसा कर। मैं उनसे 6 बजे ही उनके पास गाड़ी से उतर के गया, पहुंचा उनके पास, उनसे बातचीत शुरू की। वो कौन सी क्लास में है? उन्हें 9th में 10th में 2 क्लासों में थे वो। तो उन्हें किससे क्या लाभ मिलने वाला है? कोई फायरफॉक्स क्या नाम लिया उन्होंने, फ्री फायर जो गेम है वो खेल रहे थे वो। मैंने कहा स्कूल नहीं लगा, पढ़ाई नहीं कर रहे तुम? नहीं, वो तो वैसे ही टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास यानी हमारे पास इतना अतिरिक्त टाइम है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, यानी आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है। तो अब उन्हीं बच्चों को मैंने कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी और उनसे पूछा कि इनके बारे में आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। अब एक किताब जैसे ये हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, ये हैं गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। तो कई बार एक पुस्तक पढ़ी मैंने, ये गुरु तेग बहादुर जी का, हमारे देश में कहो 1% लोग इनके बारे में नहीं जानते। कौन कौन जानता है इनके बारे में, जरा बताइए। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में किसने सुना है? किसी ने जीवनी पढ़ी है इनकी? शंकराचार्य जी के बारे में कौन क्या जानता है? क्या जानता है इनके ऊपर? कम से कम हम 2-3 लाइनें बोलें शंकराचार्य जी के ऊपर। ये सब कहने का आशय ये है मेरा, मोबाइल में अगर हम कोई भी शब्द, किसी का भी नाम लिखते हैं तो ढेर सारे नाम आ जाते हैं उसमें। अगर हमने शंकराचार्य डाला तो मालूम चला कि वर्तमान में जो शंकराचार्य जी हैं हमारे, या गुरु तेग बहादुर जी डाला, गुरु शब्द ही डाला हमने, तो उसमें गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, ठीक है, यानी उससे जुड़े हुए, यानी किसी भी महान पुरुष, किसी भी महान नारी का अगर हम नाम डालेंगे तो ढेर सारे वो नाम हमें सजेस्ट कर देता है। लेकिन हमारा ध्यान इन सब बातों पे नहीं जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में किसी आप बड़े आदमी का नाम जो भारत से जुड़ा हुआ है वो नाम बताइए। देखिए आपस में बात नहीं करना है, मुझे अगर आपको नाम आता है ना तो हाथ खड़ा करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कोई बड़ा नाम भारत का, देखिए साहस करिए, अगर आता है ना, गलत आता है तो गलत बोलिए, यानी बोलना जरूर चाहिए हमें, नहीं तो क्या होता है हमारे अंदर बोलने की क्षमता विकसित नहीं होती है। वो हमारी सबसे बड़ी मानवीय कमजोरी है। हमें हमारा आत्मविश्वास सदैव बढ़ाते हुए चलना है, क्योंकि जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे, कल आप कहीं नौकरी मांगने के लिए जाते हैं या व्यापार करने के लिए जाते हैं और आपके पास आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं है,
तो ये मान के चलो सामने वाले आपको नौकरी और व्यापार में आपकी सफलता मुश्किल है। किसी ने नहीं सुना आईटी क्षेत्र में कोई बड़ा नाम? सर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो राजनीतिक पॉलिटिशियन है। सर उन्होंने आधार कार्ड बनवाया जो बहुत मतलब नेशनल है, जो बाकी देशों में नहीं है, वो बस आधार कार्ड से ही एक शब्द नाम याद आ गया है। आधार कार्ड की जो शुरुआत है वो किसने शुरुआत की थी? मतलब कोई बड़े हुए आईटी सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति थे। किसी ने इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना है? इन्फोसिस किसने सुना है? इन्फोसिस का नाम? हाँ सुनिए, इन्फोसिस के मालिक कौन है? अजीम जी प्रभु जी, वो विप्रो के हैं। हाँ, इन्फोसिस के मालिक कौन है? मतलब जिनने स्थापित किया था इन्फोसिस को। देखिए आप, जैसे हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसी के अलावा एक उन्हीं की श्रीमती हैं उन मालिक की, वो कंप्यूटर के क्षेत्र में, यानी उनने कंप्यूटर साइंस से एम.टेक किया था और देश भर में बहुत सारे सामाजिक कार्य उनने किए। तो आप ये मान के चलिए कि आईटी क्षेत्र में कितने नाम नहीं होंगे, कितनी कंपनियां होंगी, लेकिन हम नाम नहीं जानते हो। जो भारत से जुड़ा हुआ जो नाम है उनके बारे में हम नहीं जानते हैं, दुनिया जानती है उनके बारे में। उनका नाम है नारायण मूर्ति, ठीक है। सुना? किसने नाम सुना था इससे पहले? नारायण मूर्ति आपने सुना था? आपने भी सुना था। और किसने सुना था नारायण मूर्ति जी का नाम? उनकी पत्नी का नाम है, पत्नी का नाम क्या है उनकी? पत्नी का नाम है सुधा मूर्ति, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी और टाटा कंपनी में पूना में नौकरी करती थी। उनके पति आईटी सेक्टर से जुड़े हुए थे। उनने इन्फोसिस की स्थापना की और उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ। आप ये बताइए कि हमारे यहाँ आज से अगर 1000 साल के पुराने उद्योगपति, बड़े पैसे वालों के अगर नाम पूछे हम आपसे, ये फला पैसे वाले थे, कितने लोगों के हम नाम जानते हैं? अभी के 100 साल छोड़ दिए जाए, ये 100 साल छोड़ दें हम, अभी के नाम आप काफ़ी बता सकते हैं। अगर 1900 से पहले मैं आपसे पूछूं कि कोई 2-4 नाम बताओ, ये पैसे वाले लोग थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत पैसा था इनके पास, किसी का नाम बताओ। हाँ, मुकेश अंबानी। मैंने बोला ना 100 साल। सुनिए एक मिनट, गुनगुनाना नहीं है। पहले विद्यार्थी का सबसे पहला वो है, वो अनुशासित रहे, आपस में बात नहीं करना कोई भी, है ना, क्योंकि अभी हम आप सबसे बात कर रहे हैं। अगर आप आपस में बात करेंगे तो हमारी बात आप तक हो सकता है किसी तक नहीं पहुंच पाए। तो 1900 से पहले, सन 1900 से पहले के मैं नाम पूछ रहा हूँ आपसे, 2-4 नाम बताइए जो बड़े पैसे वाले लोग थे। ये बोलो नहीं, सामूहिक तौर पर बोलो, नहीं मालूम क्या? तो उस समय के अगर हम आपसे पूछें कि बड़े 4-6 महापुरुषों के नाम या संतों के नाम, यानी मैं आपसे 1000 साल पुरानी बात कर लेता हूँ, सन 1000 से लेके 1900 तक की बात कर लेता हूँ। इस बीच के कोई संतों के नाम, 2-4 महापुरुषों के नाम किसको मालूम है? फिर बात नहीं करना, हाथ खड़े करना है, यहाँ पर आप बता रहे हैं, कोशिश करो। मैंने बताया सन 1000 से लेके 1900 तक कोई भी 4-6 संतों के नाम या महापुरुषों के नाम, महान नारियों के नाम। आपस में नहीं बोलो, खड़े, हाथ खड़े करो, बोलो 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 बोलो, खड़े हो। बहुत बढ़िया, रानी लक्ष्मीबाई। चलो एक एक सब नाम ले दो, कोई भी ले लो। हाँ, भीमराव अम्बेडकर जी, हालांकि वो इसी 1900 से बाद के हैं बंदा, ठीक है, जन्म उनका पहले हुआ, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी, ठीक है, ये भी बात की है, इनका जन्म 1900 से पहले हुआ है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो बाद का है, इसी 20वीं सदी का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी बात किए हैं। 1900 से पहले बोला मैंने, बताओ। मंगल पांडे, चूंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी तो मंगल पांडे ने ही सबसे पहले गोली चलाई थी,
ठीक है, मंगल पांडे। और कोशिश करो। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी वर्तमान के हैं। फिर से 1900 से पहले के नाम, 1900 से पहले के नाम बताने हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी बात किए हैं, अभी वो तो उनकी मृत्यु 1965 में हुई है। हाँ, आपस में बातचीत नहीं करना भाई, जिसको पता है बताएं, आपस में डिस्कस मत कीजिए। बैठो। तो अब मान के चलिए आप, जैसे मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप में से ही मैं हूँ, अलग नहीं हूँ। तो अब मुझे उस समय के पैसे वाले नाम में केवल एक नाम ध्यान में आता है। महाराणा प्रताप को सहयोग किया था, उन व्यक्ति का नाम मालूम है किसी को? उन्होंने पूरी संपत्ति, उस समय महाराणा प्रताप को सेना गठन के लिए, अकबर से लड़ने के लिए उन्होंने अपना पूरा धन दे दिया था। क्या नाम? मान सिंह तो अकबर के सेनापति थे, उनका नाम है भामा साहब। सुना है नाम? ये सब पूरी बात करने का उद्देश्य, हमारे जीवन में हम केवल उन्हीं लोगों को जानते हैं जिनने समाज के लिए, यानी जो अपने लिए न जीकर जो अपने देश और समाज के लिए जिए हैं। अगर भामा साहब ने भी उस समय महाराणा प्रताप का सहयोग नहीं किया होता, उनके लिए अपना धन संपदा नहीं दी होती, तो हम भामा साहब का भी नाम नहीं जानते। लेकिन उस दौर के, हम चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे राणा सांगा हों, ठीक है, संतों में अगर हम संत तुलसीदास जी, रविदास जी, ठीक है, रैदास जी, आपका जो क्या बोलते हैं सूरदास जी, है ना, रस खान, मलिक मोहम्मद जाहिद, उस दौर में जिन लोगों ने यानी हमें ईश्वर से मिलाने के लिए, यानी हमें भगवत भक्ति सिखाई, भगवान की भक्ति करना सिखाया, या फिर उनने इस समाज की रक्षा के लिए, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया, उन लोगों को ही हम याद रखते हैं। रखते नहीं रखते? पैसे वाले को तो नहीं रखते। ऐसे ही नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी का जो मैंने नाम लिया, नारायण मूर्ति का नाम और सुधा मूर्ति का नाम हम क्यों जानते हैं? यानी चलो अपन ने नाम नहीं सुना, अब आप जानेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में, तो लगेगा कि उनके द्वारा जो पैसा कमाया गया वो कहीं ना कहीं समाज कार्य के लिए, देश कार्य के लिए, यानी जो मैप जो मैंने आपको शुरुआत की, जो मैप देख रहे हैं, मानचित्र देख रहे हैं, तो सुधा मूर्ति जी का एक काम रहता था कि वो, यानी उनकी एक इन्फोसिस के मालिक की वो पत्नी भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुद टेल्को, जो टाटा ग्रुप का जो संस्थान है पूना में, वहाँ नौकरी करती थी। वो कंप्यूटर साइंस से खुद एमटेक थी। इसके बाद भी वो सामाजिक कार्यों में संलग्न रहती थी और उनके द्वारा ऐसे मानचित्र, एटलस, ढेर सारे बच्चों को, उनका जहाँ पढ़ने की व्यवस्था, स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं थी, उनको वो एटलस वितरित करती थी। क्यों? जिससे हमारे देश के बच्चे हमारे देश को जाने। उन्हें क्या लेना देना? नहीं तो वो तो कई लोग जो आज कई कंपनियां हैं, हैदराबाद, पूना, बेंगलोर, बम्बई, वहाँ पर जो कई आईटी कंपनियां काम करती हैं, हम किसी के बाद अगर हम नौकरी कर रहे हैं उसमें, अगर हमारा भाई नौकरी कर रहा है, बहन नौकरी कर रही है, तब तो हम उन्हें जानेंगे। तो अगर हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है तो हमने उसका नाम भी नहीं सुना होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल धनोपार्जन कर रहे हैं, यानी केवल धन कमा रहे हैं। उनका भारत की भविष्य से, यहाँ के विद्यार्थियों से, यहाँ के संस्कारों से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की विद्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी का लेना देना था और है। तो उनकी संस्था के द्वारा कई ऐसे अच्छे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कंप्यूटर क्षेत्र, चूँकि आप लोग कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए हो, इसलिए मैंने ये सब पूरी आपको बात बताई। अब बात आती है कि जब हम मोबाइल रखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, अपना जो भी पाठ्यक्रम है उसको सीखते हैं, और इसके अलावा जब मैंने शुरुआत में बताया कि अपना समय अधिकतम जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उनमें समय जाता है। अगर आपका गैर जरूरी बातों में समय नहीं गया होता और आपने किसी इस मोबाइल का अच्छे से सदुपयोग किया होता, तो मेरे जो कुछ सामान्य से प्रश्न थे, इनका उत्तर देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती। क्योंकि देखिए, जैसे गूगल में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो अब उसमें जैसे कहीं अमृत पड़ा हुआ है, कहीं जहर पड़ा हुआ है, तो ये तो अपना विवेक है कि हमें अमृत खाना है कि जहर पीना है। समझ रहे ना? यानी ये हमें बुद्धि, यानी ये जो अवस्था है, अभी हम एक तरह से कच्चे घड़े से पक्के घड़े बनने जा रहे हैं।
और 2-4 साल बाद हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? हम भी मतलब अपने परिवार वाले हो जाएंगे, ज्ञान देने लगेंगे बच्चों को, छोटे भाई बहनों को, और अपने आप में बड़े मानने लगेंगे अपने आप को। लेकिन अभी हम उस अवस्था में हैं कि अभी भी हम मजबूत हो, यानी अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक आदर्श जीवन के लिए अगर हम अभी से सजग हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो लाभ हम अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। वो कैसे? कि मोबाइल चलाते हुए, मोबाइल के द्वारा कई लोग, अभी कोरोना काल में भी समझ में आया और पिछले कई वर्षों में ये अनुभव में आया है कि कई विद्यार्थियों ने बिना किसी कोचिंग क्लास के, बिना किसी बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़े बिना, उनने, किसी ने IIT का एग्ज़ाम निकाला, किसी ने आपका नीट का एग्ज़ाम निकाला, किसी ने MPPSC और IAS तक का एग्ज़ाम निकाल दिया। क्यों? मोबाइल में सब चीज़ें उपलब्ध हैं आजकल। एक वो दबाओ, पूरी कोर्स, यानी जो चाहते हो आप वो सब कुछ उपलब्ध है। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि पढ़ाई के दौरान हम उस जहर को तो ले लेते हैं, जहर को ले लेते हैं और अमृत छोड़ दे रहे हैं। अमृत यानी क्या होता है? जब संगत, आप जब अच्छी संगत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर एक अच्छा प्रभाव हो जाएगा। अगर आप कुसंगति करेंगे तो निश्चित तौर पर आप, मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अच्छे बन जाएं, अगर हम 4 दोस्तों में, 4 अपने सहेलियों में हैं, अगर हम अच्छे बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा प्रभाव, यानी वो हमसे कुछ सीखें कि हमारी फलान मित्र, हमारी फलान सहेली इस प्रकार से है, वो ऐसे अच्छे काम करती है, उसका जीवन ऐसा है, तो हम उससे सीखेंगे नहीं सीखेंगे। और अगर कोई कुसंगति की ओर जा रहा है, कोई अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रहा है, अपने गांव का नाम बदनाम कर रहा है, अपनी संस्कृति का नाम बदनाम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर हम उससे जुड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो हम ये नहीं कहते कि हम उन्हें छोड़ दें, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब हमारे भाई बहन हैं, हमें उनकी चिंता करनी है। वो चिंता हम कब कर पाएंगे? जब हम अच्छा साहित्य पढ़ेंगे। क्योंकि आज किताबें पढ़ना लोगों ने कम कर दिया है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ मोबाइल में करना है। तो मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल में किताब भी उपलब्ध रहती है। मोबाइल में आपका रामायण, महाभारत, गीता, कई महापुरुषों का जीवन चरित्र, कई अच्छी फिल्में, कई रोचक मतलब प्रवचन, यानी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि उनके माध्यम से हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन हम उस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? कि कई बार आप देखेंगे कि हम अगर घंटे 2 घंटे अगर कोई गप चढ़ा के लगा रहे हैं, अगर हम कोई भी हंसी टिटोली कर रहे हैं और आपको मालूम नहीं चलेगा कि हमारा कब घंटे 2 घंटे निकल गए। ठीक इसी प्रकार से मोबाइल में अगर हम फेसबुक चला रहे हैं तो एक उसको स्क्रॉल हटाते जाएंगे तो कब हमारा 1 घंटा निकल गया हमें मालूम नहीं चल रहा। उसमें भी अगर कोई अच्छी बात लिखी हुई है तो उसको हम 1-2 लाइन पढ़ने की हमारे पास टाइम नहीं रहता। हम जितनी खराब चीज़ें होंगी उनकी तरफ थम जाएंगे। और कई लोग तो इतनी मूर्खता करते हैं कि उन सब चीज़ों को लाइक, पोस्ट और कमेंट भी करते हैं। तो वो साबित करते हैं कि वो इस दुनिया में जो आए हैं तो कहीं ना कहीं जानवर हैं। क्योंकि जानवर और मनुष्य में क्या अंतर होता है? जानवर और मनुष्य में एक ही अंतर है, केवल बुद्धि का। बाकी तो मतलब वो खाते हैं, हम खाते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, वो सुनते हैं, यानी सब चीज़ें कॉमन है। लेकिन केवल बुद्धि है वो जानवरों और हमें है बुद्धि और जानवरों में नहीं। तो हमें जानवर रहना है क्या? अगर हमें मनुष्य बनना है तो मनुष्य बनने के लिए हमारे अंदर ज्ञान होना जरूरी है। अब वो ज्ञान किस प्रकार का होगा? जो ज्ञान इस संसार को एक अच्छाई की ओर ले जाएगा, जो हमारी प्रकृति की रक्षा करने वाला हो, जो मनुष्यता की रक्षा करने वाला हो, जो हमारे अच्छे संस्कार, हमारे माँ बाप के लिए जिनने हमें इतना बड़ा किया है, अभी तक मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया है, तो हम निश्चित तौर पर उनकी सेवा करने वाले बनेंगे। अगर हम संस्कार विहीन हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम क्या करने वाले हैं? हम किसी अच्छे, यानी पेट तो भर लेंगे हम, लेकिन दुनिया की तो बात दूर की बात है, हम अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने माँ बाप को भी खुश नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे जीवन चरित्र
लोगों के नहीं पढ़े हैं, रामायण महाभारत गीता धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, तो कहने का मतलब मेरे को जो समझ में आया कि हम सभी कंप्यूटर के और खासकर मोबाइल के लाभ अगर लेना शुरू कर देंगे, निश्चित तौर पर एक अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे कि अगर हमें मोबाइल चलाना है तो ये पढ़ने के लिए चलाना है। अगर आज हम किसी से संपर्क करते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन वहीं अगर हम उसी स्टेटस, उसी दिखावे में आड़े टेढ़े मुंह करके अगर फोटो डालना, कुछ भी करना, तो इन सब चीज़ों में जब शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मोबाइल का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप निश्चित ये मान के चलिए अभी आने वाले 2-3 साल आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाले हैं। कैसे कि अगर इन 2-3 सालों का आपने अपने कॉलेज विद्यार्थी जीवन में साथ में जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, इस संस्थान की पढ़ाई के दौरान अगर आप अपने पढ़ाई में अपनी लगन से उसमें अपना ध्यान एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो बुराइयां हैं, मोबाइल की बुराइयां हैं, कंप्यूटर की जो बुराइयां हैं, वो आपके ऊपर नहीं आ पाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो 2 चीज़ें मैं आपको बता के जाऊँगा जो अभी वर्तमान में हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। एक तो हमारे देश के लोग हमारे देश के मानचित्र को नहीं जानते अच्छे से। जब देश के मानचित्र को हम नहीं जानेंगे तो निश्चित तौर पर हमें देश दुनिया में क्या हो रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश हो, चाहे भारत हो, चाहे दुनिया हो, ये मानचित्रों को हम जरूर देखना चालू करें। इन मानचित्रों को देखने से अगर रानी दुर्गावती इस गोंडवाना जो क्षेत्र है यहाँ की रानी हुआ करती थी, ठीक है, तो गोंडवाना क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र था। कोई बताएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से, यानी अगर इसकी सीमाएं मैं आपसे पूछूं कि कहाँ तक इसकी सीमाएं लगती थी, उत्तर में कहाँ लगती थी, पूर्व में कहाँ, पश्चिम में कहाँ, दक्षिण में कहाँ, तो बताएगा? जो भोपाल क्षेत्र है, भोपाल, ठीक है, भोपाल के पास में एक बैरागढ़ है। बैरागढ़ है, बैरागढ़ अब उसका नाम दूसरा चेंज कर दिया है, मतलब एक संत के जो सिंधी संत है उनके नाम से रख दिया है, उनका नाम संत हृदयाराम नगर। तो वहाँ पर एक युद्ध हुआ था। रानी दुर्गावती ने एक राजा को हराया था। हमारी किताबों में उस राजा के बारे में, प्रेम के बारे में बहुत ज़्यादा उसको, यानी एक तरह से क्या कहें, मतलब हाँ, उनका नाम है बाज बहादुर। बाज बहादुर के साथ किस रानी का नाम लिया जाता है? रानी रूपमती। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी की बहुत चर्चाएं चलती हैं उनकी। और एक समय था कि बाज बहादुर को रानी दुर्गावती ने बैरागढ़ के युद्ध में हराया था, ठीक है। और जब बाज बहादुर के ऊपर हमला हुआ गुजरात का और दिल्ली के बादशाहों का, उस समय वो रानी रूपमती को छोड़ के भाग गया। रानी रूपमती को छोड़ के भाग गया, यानी हमें रानी रूपमती और बाज बहादुर के किस्से तो बताए गए। कौन से किस्से? प्रेम वाले। इधर राजा, अच्छा आप बताओ, रानी दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ था? कौन थे उनके पति? रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था? कौन? खड़े होके बोलो। राजा दलपत शाह। उनके पिताजी का नाम मालूम है आपको? पिताजी का नाम किसको मालूम है? रानी दुर्गावती के ससुर, उनका नाम था राजा संग्राम शाह, ठीक है। चूंकि जो मंडला, जबलपुर, यानी ये पूरा क्षेत्र है, यानी आपका रायपुर से लेके, नागपुर से लेके, भोपाल, सागर, यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र था ये गोंडवाना क्षेत्र। तो रानी दुर्गावती राजपूत क्षत्रिय उससे संबंध रखती थी। कालिंजर के चंदेल राजा थे, उनकी पुत्री थी। और उनका विवाह कौन? राजा दलपत शाह, संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ होता है, क्योंकि उनका प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह था। और जब राजा दलपत शाह खत्म हो गए, राजा दलपत शाह के खत्म होने के बाद उनका जो कर्तव्य है वो किसने निभाया? रानी दुर्गावती। तो दलपत शाह को लोग कम जानते हैं, लेकिन रानी दुर्गावती को पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है।
तो उनका प्रेम सच्चा था कि बाज बहादुर का प्रेम सच्चा था? रानी दुर्गावती का प्रेम सच्चा था ना, कि वो अपने जो पति जिनसे प्रेम किया था, चूंकि कहीं गए थे, उनकी रक्षा की थी, किसी शेर का शिकार यानी जंगल में राजा दलपत शाह के द्वारा राजकुमारी दुर्गावती का बचाव किया गया था, तो उनने एक सपना देखा था कि मैं किसी एक वीर पुरुष के साथ विवाह करूंगी। तो उन्हें वो वीर लगे, तो जब उनके पिता ने विरोध किया कि नहीं, मतलब वो उनकी जाति अलग है, हमारी जाति अलग है, तो उनका कहना ये था कि वीर पुरुष की कोई जाति नहीं होती। तो उनने दलपत शाह के साथ विवाह किया, उनके एक बच्चा था, और उनकी मृत्यु के बाद वो इस पूरे गोंडवाना क्षेत्र की रानी बनी, और रानी बनकर इस पूरे यानी अकबर से जब उनकी लड़ाई हुई तो उनने हथियार तो नहीं डाले ना, उनने अपना बलिदान दिया। अगर वो बलिदान नहीं दिया होता तो आज जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी नहीं होता। तो मैंने बताया हम किन लोगों को याद करते हैं? हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश धर्म के लिए अपना त्याग किया है। समझ में आया बात? अब हमें पढ़ाया क्या गया? ये हमारी एक शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी कमजोरी रही कि आज हम रानी रूपमती और बाज बहादुर के किस्से तो पढ़ते रहे, यानी वो लंपट आदमी जो जिसको उस समय अपनी पत्नी का ध्यान रखना था, ठीक है। लेकिन रानी दुर्गावती की अगर हमें प्रेम के ऊपर अगर कोई चर्चा करनी है तो हमें किसके ऊपर करना चाहिए? रानी दुर्गावती और दलपत शाह के बारे में करना चाहिए। जैसे ताजमहल को हम दिखाते हैं, सब लोग अपने घर में ताजमहल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें प्रेम सीखना है तो भारत हमारा एक देश ऐसा है कि यहाँ पर त्याग को महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? यहाँ भोगियों को महत्व नहीं दिया गया। जो त्यागी आज हम जो राम राम कर रहे हैं, वो राम राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम ने जो 14 वर्ष अपने वनवास काटा था, और वनवास काटा नहीं था, उनने लोगों के साथ वन कंदराओं में लोगों से मिले जुले थे, वो जन जन के राम थे। इतने सालों तक लोग तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक, गुजरात से लेके अरुणाचल तक सब राम राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ त्यागियों की कीमत हुई है। पूरा मेरा बस आखिरी यही है कि हम सब लोग जो पढ़ाई के दौरान एक हमारे संस्कारों पे ध्यान दें, संस्कारों के साथ साथ जो विज्ञान के लाभ हानि, मोबाइल का दुरुपयोग न करते हुए सदुपयोग प्रारंभ करें। अगर हम सदुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जहाँ भी नौकरी करने के लिए जाएंगे या जो भी व्यापार करेंगे, उस समय हम क्या रहेंगे? हम कई लोग क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। यहाँ आज यहाँ 6 महीने नौकरी की, कल 6 महीने वहाँ की, फिर 6 महीने वहाँ की, ठीक है। और वो कभी भी किसी के खास यानी मतलब किसी के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। और जब आप समर्पित नहीं होंगे, जैसे जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो ईश्वर हमारी क्या करते हैं? हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं? क्योंकि हमारा मन स्थिर होता है। जब हमारा मन स्थिर होगा तो हम पढ़ाई भी अच्छा करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे नौकरी में, काम धंधे में जब हमारी लगन लग जाती है काम में, जब हम पूरी तरीके से ईमानदारी से पढ़ते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर क्षेत्र में काम करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर अपना भरोसा जताया और आपने उसके भरोसे को तोड़ दिया, तो निश्चित तौर पर वो अगले आने वाले व्यक्ति पर भी भरोसा नहीं कर पाएगा। तो जब हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में भरोसा तोड़ते हैं तो हम 10-20 लोगों के अंदर एक शक की बुनियाद डाल देते हैं, वो हर व्यक्ति पर शक करने लगता है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे देश के नागरिक बने जो हमारे देश के प्रति समर्पित, हमारे कार्य के प्रति समर्पित, हमारे परिवार के प्रति समर्पित, हमारे धर्म संस्कृति के प्रति समर्पित रहे। भारत माता की जय।